बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ नए वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीलाग ज़रा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा इसका आगाज़ बज़ाहिर मज़ाह से मुतल्लिक है या मज़ाह का एक पहलू रखता है, लेकिन हकीकतन बड़ी संगीन सूरत हाल का इज़हारिया है। तो पहले इस मज़ाह के पहलू पर हल्का सा इशारा करते हैं। मौजू है तौहीन फ़लाँ इदारे की, फ़लाँ इदारे की, फ़लाँ की, फ़लाँ की, फ़लाँ की, और ये तौहीन दर तौहीन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। इसका दूसरा पहलू है कि क्या तौहीन से आगे के मरहले अब तय करके इदारों की और रियासती अहम इदारों की तक़सीम के मामले पर मुतल्लिका और मुतहारब क़ुव्वतें फ़ोकस करने पर यकसुई पा चुकी हैं, और क्या अगले बरसों में खुदा न खास्ता पाकिस्तान में तौहीन से ज़्यादा तक़सीम को अपने एजेंडे के तौर पर सियासी क़ुव्वतें या उनकी सरपरस्त क़ुव्वतें आगे बढ़ाएंगी। इन दो सवालों के जवाब से पहले एक छोटा सा वाक़या। बुज़ुर्गों से सुना है कि एक नौजवान एक चौराहे पर बहुत तेज़ी से हाँफता काँपता दौड़ता नज़र आया। लोगों को एक नौजवान आदमी के और एक तनोमत नौजवान आदमी के, जिसका लिबास भी बज़ाहिर फ़ाख़िराना था, जिसकी चाल ढाल में थोड़ा लाडलापन या शाहाना अंदाज़ मौजूद हो सकता था, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि हाँफता काँपता दौड़ता हुआ एक चौराहे को क्रॉस कर रहा था। ख़तरा था कि ये हाँफता हुआ नौजवान और ये काँपता हुआ नौजवान किसी हादसे से दो चार ना हो जाए। आसपास के लोगों ने उसे रोका और उसे पूछा, क्या हुआ है, खैरियत है, क्या मसला है, क्यों परेशान हो और कहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को अपनी कुव्वत को मुजतमे करते हुए और अपने हौसले को जमा करते हुए कहा कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागा हूँ। क्या मतलब? उसने कहा कि पिछले चौराहे पर मेरे अब्बा जी मोहतरम की महल्लेदार बहुत बेइज्जती कर रहे थे, इतनी तौहीन कर रहे थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए और ख़ुद को तौहीन से बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला हूँ। अब अब्बा जी तो पिछले चौराहे पर वो तौहीन बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से मैं निकल आया हूँ। लोगों ने इस नौजवान के इस दिलचस्प इस्तदलाल को, जो दौड़ने और भाग निकलने के हवाले से था, अजीब से अंदाज से देखा। कईयों ने इसका मजाका उड़ाने की कोशिश की, कुछ ज़ेर लब मुस्कराए और कुछ ने हालात की संगीनी का इदराक किया कि जिन नौजवानों को अपने अब्बाओं की और बड़ों की तौहीन से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त अजीज़ हो जाए, तौहीन के मुकाबले में अपनी तौहीन की परेशानी लाहक हो जाए, वो नौजवान, वो नई नस्ल आगे जाकर क्या करेगी और उनके बड़ों के साथ सोसाइटी क्या सलूक करने जा रही है। इसी पस मंज़र में अब ज़रा गौर से सुनिए। हमारे यहाँ तौहीन अदालत का जुर्म आइन के 204 आर्टिकल में मरकूम है, और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अदालती फ़ैसलों को ना मानना, अदालतों का मजाका उड़ाना, उनका तमस्खर उड़ाना और उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू करना जो तौहीन हो, उस पर कार्रवाई हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक तौहीन अदालत की सज़ा 6 माह तक हो सकती है, और इसके अलावा अगर कोई तौहीन अदालत की सज़ा में पास करने वाला इलेक्शन लड़ना चाहे या सियासत में कोई किरदार अदा करना चाहे या पब्लिक ऑफिस होल्ड करना चाहे, तो उसे 5 साल तक नाअहल करार दिया जा सकता है कि वो अगले 5 साल के लिए इन तमाम ओहदों के लिए अहल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जुर्माने की भी एक गुंजाइश मौजूद है कि ऐसे अशखास के खिलाफ जुर्माना भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक और तौहीन जिसका आजकल काफ़ी शोरा है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन है। माजी में ये चीज़ इस तरह नहीं पाई जाती थी। हो सकता है माजी में इलेक्शन कमीशन की तौहीन का रुझान कम हो, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने माजी के इलेक्शंस में आम तौर पर नेक नामी यही कमाई है
جسے نیک نامی کہہ کر ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں، کہ جس میں الیکشن میں دھاندلی، جھگڑو اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں۔ سوائے ایک الیکشن کے 1970 کے، کسی بھی الیکشن کو حتمی طور پر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اب تک قرار نہیں دیا جا سکا۔ بہت سے لوگوں کا اس کے بارے میں بھی کہنا ہے کہ وہ دھاندلی کی ایک اور شکل تھی، اور اس میں دھاندلی مقامی سطح پر گروہوں، جتھوں اور سیاسی جماعتوں نے کی تھی، اور اس میں عوامی لیگ برسر فہرست تھی۔ لیکن ہماری تاریخ کا چونکہ وہ ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے اور ایک پھٹا ہوا ورق ہے، اس لیے ہم اس کی دھاندلی کے اثرات کو آج تک نہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت کی طرف مائل ہو سکے ہیں، نہ ہمیں شاید اس کی ضرورت حقیقتاً موجود تھی۔ لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں پیچھے پلٹ کر دیکھنے اور اپنی غلطیوں کے ازالے کا رجحان اس طرح یا اس شدت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس لیے حمود الرحمن کمیشن ہو یا کسی اور معاملے کی کمیشن یا انکوائری رپورٹ، عام طور پر وہ ہو بھی جائے تو اس سے کوئی سبق حاصل کرنا ضروری خیال نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کہ جس 1970 کے عام انتخابی معاملے کو بہت منصفانہ اور دھاندلی سے پاک کہا جاتا ہے، کیا واقعی وہ دھاندلی سے پاک تھے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد تو جتنے انتخابات ہوئے ان میں دھاندلی، جھگڑو اور نہ جانے کیا کیا، الیکشن مینجمنٹ، آر اوز کا الیکشن، اور وہ مشینوں کا، ڈیوائسز کا بیٹھ جانا، سو اینڈ سو، ہر بار ایک نئی کہانی، ایک نیا فارمولا اور ایک نئی ایجاد سامنے آئی جس کے نتیجے میں دھاندلی کا امکان ممکن ہوا۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ سہولت حاصل رہی کہ اس کی توہین کا معاملہ کبھی نہ اٹھا۔ گویا لوگ صبر، برداشت اور حالات پہ راضی رہنے کی طرف مائل رہے۔ اب کی بار کچھ معاملہ مختلف آ گیا ہے، حالات مختلف ہیں، سوشل میڈیا کے اثرات مختلف ہیں، اور قیادتیں اور سیاسی رجحانات میں بھی فرق ہے۔ اس لیے اب الیکشن کمیشن کو بھی اپنی توہین کا احساس ہونے لگا ہے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن کو جب یہ احساس ہوا ہے تو اسے یہ دوسرا احساس بالکل نہیں ہوا کہ پچھلے ایک سال سے یہ الیکشن کمیشن اور اس کے چیف مسلسل الیکشن کرانے سے بھاگنے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کہیں ہو نہ جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات توہین الیکشن کمیشن کے زمرے میں نہ آئے تو اس کے لیے کئی چیزیں جمع کی جا سکتی ہیں اور بیان کی جا سکتی ہیں۔ تاہم آخری اطلاعات کے مطابق 14 مئی کا اب وہ الیکشن جس کے لیے حکومت ابھی تک راضی نہیں ہے، اور حکومتی ذمہ داروں کا خیال اور امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کا فاضل بینچ بھی اب 14 مئی پر اس طرح اصرار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا ہے۔ وہ ایک شہری جو مانسہرہ کی دھرتی سے اٹھا اور جس نے ایک ہی دن الیکشن کی بات کی، اور عدالت کے کانوں میں اس بات نے رس گھول دیا۔ حکومتی دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ اب نہ توہین عدالت کا مقدمہ ان پر چلے گا، نہ حکومت کو کسی قسم کی اگلے دنوں میں مشکل کا سامنا ہوگا، بلکہ وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے پچھلی سماعت جو ہوئی ہے اس میں رجحانات ایسے سامنے آئے ہیں کہ عدالت عظمیٰ بھی اب الیکشن کے ایشو سے بچاؤ چاہتی ہے۔ میں فرار کا لفظ استعمال کرنے سے گریزاں ہوں۔ اب 2 مئی کو کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ اس وقت تک ہمیں حتمی طور پر انتظار کرنا ہوگا کہ کیا واقعی حکومتی دعوے دار اور حکومتی وزیر، مشیر اور ان کے باقی جو درپردہ مشیران ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں یا دعویٰ رکھتے ہیں کہ اب وہ صورتحال نہیں ہوگی جو پچھلے 2-3 ہفتوں میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے سامنے تھی، اور وزیر اعظم، ان کی کابینہ کے بعض ارکان کو نااہلی کے صورتحال کا سامنا ہو سکتا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ پانی بہت سا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اور اب ہر طرف راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ توہین عدالت اور توہین الیکشن کمیشن کی توہین کو حکومت، الیکشن کمیشن کی توہین کو بھی اور عدالت عظمیٰ کی توہین کو بھی حکومت کے لوگ ایک ہی جیسا خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی طرح کی کارروائی ہے اور ایک ہی طرح کا جرم ہے؟ اگرچہ
तौहीन अदालत को आइन के आर्टिकल 204 में ज़िक्र किया गया है, जबकि तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला आइन में तो दर्ज नहीं है, अलबत्ता इलेक्शन एक्ट 2017 में इसका ज़िक्र कहते हैं कि पाया जाता है। इसके बावजूद क्या दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं? लेकिन सबसे भी ज़्यादा अहम सवाल, क्या तौहीन आदमियत भी कोई जुर्म है या नहीं है? क्या आम पाकिस्तानी की तौहीन करना गली मोहल्ले से लेकर थाने कचहरी तक, हस्पताल से लेकर तालीमी इदारे तक और न जाने हर जगह, हर सड़क और चौराहे पर, हर फोरम पर, क्या उसकी तौहीन भी कोई मानी रखती है? उसको भी कोई एहतराम देने की तरफ माइल हो सकता है? ऐसा अभी दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आता है। अलबत्ता ये ख़तरा मौजूद है कि अगले दिनों में तौहीन अदालत करने के हवाले से हालिया दिनों में और माजी में शोहरत पाने वाले, या कह लीजिए कि अदालतों पर हमला आवर तक हो जाने वाले, अब की बार तौहीन अदालत के मदार से तो निकल गए हैं, वो इससे अब अगली चीज़ की ईजाद को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अदालतों को और बाकी इदारों को तकसीम करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। क्या इस पर कानून साज़ों को और आइन के मुहाफ़िज़ों को ख़याल होगा कि वो इदारों की तक़सीम और अदालतों की तक़सीम के छुपे हुए किरदारों को भी अदालती कटहरे में या कानून के कटहरे में ला सकें? बाज़ ख़याल रखने वाले और सोच विचार करने वालों का ये ख़्याल है कि इदारों की तक़सीम का अमल अगर एक बार शुरू हो जाए तो ये कभी रुकता नहीं है, और चूँकि इदारे रियासत के नुमाइंदा होते हैं, इसलिए इदारे तक़सीम होते हैं तो बिल आखिर या अल्टीमेटली इसका असर रियासत की तक़सीम पर भी जाके मुंतबक हो सकता है। तो क्यों ना, उनका ख़्याल है कि इदारों को तक़सीम करने की साजिश करने वालों, कोशिश करने वालों को बाकायदा कौमी मुजरम करार देने का कानून मंजूर हो जाए। इस बारे में अभी हुकूमत या पार्लियामान और इदारों की पुश्तिबान पार्लियामान या सियासतदान बिल्कुल सोचने की तरफ मायल नहीं है, बल्कि बाज़ तो ऐसा समझते हैं कि जितने इदारे तक़सीम होंगे, इतने ही इलेक्टेबल्स और जगाधरी सियासतदानों के आगे के मुस्तकबिल और बेहतर मुस्तकबिल के इम्कानात ज़्यादा नुमायाँ होंगे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।